नमस्कार मेरे भाई, आप सभी का स्वागत है आप सभी के प्यारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाबा पे। रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट जल्द ही आएगा, जिसका आप लोग सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बात यह है कि सर पीईटी के लिए यानी पी जो आपका पैट है वो कब होगा, और जिनके सर नंबर कम आ रहे हैं क्या वो क्या करें, आगे की रणनीति क्या सोचें, हमें कैसे लगे कि हम इतने के बीच हैं तो हम सेफ रहेंगे या नहीं, या हम रिजल्ट का भी इंतजार करें या आगे कुछ टारगेट करना चाहिए। तो आज के वीडियो आपके लिए है, बहुत शानदार है। वीडियो को प्यार दीजिए, समझने का प्रयास करिए। देखिए, आरआरबी ग्रुप डी 2024 की परीक्षा आपने देखी थी, पर उसका रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। यानी कहने का मतलब है जो लास्ट वैकेंसी 2019 वाली थी सिर्फ वही क्लियर है, उसके बाद 24 वाली भी आई, 25 वाली चल रही है, 26 वाली आने वाली है। लगातार ऐसी एनटीपीसी में भी लगातार ये सब चीजें होती रही, पर 24 वाली वैकेंसी ना तो एनटीपीसी की क्लियर हुई अभी तक और ना ही ग्रुप डी वाली क्लियर हुई। तो रिजल्ट भी बाकी है, पैट भी बाकी है, और आगे की रणनीति भी अभी बाकी है। झंझट ये है कि हम लोग ये फंसे हुए हैं कि 1 करोड़ उम्मीदवारों का जो भ्रम मन में पाले हुए हैं ना हम लोग, तो वो नहीं निकल पा रहा, तो सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा, जिस वजह से हमारी तैयारी वीक होती जा रही है। क्योंकि हम आगे सोच ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम रिजल्ट के उस पर बैठे कि रिजल्ट आ जाए तो हम आगे सोचे आगे सोचे। कब तक सोचोगे? 24 वाली वैकेंसी, 25 हुआ, फिर 26, 27 आ जाएगा मेरे भाई। तो मैं आपको बताऊंगा, देखो 2018 में 62,000 वैकेंसी थी, 1,90,00,000 फॉर्म भरे गए। 2019 में 1 लाख प्लस वैकेंसीज थी, 1,15,00,000 कुछ फॉर्म भरे गए। 2024 में भी वैकेंसीज आई, 32,000 पदों पर 1,08,000 फॉर्म भरे गए। तो इसका रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ, इसका जो रिजल्ट है वो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, जिसका इंतजार हर बच्चा अभी कर रहा है। हर बच्चा इसका रिजल्ट का इंतजार कर रहा है कि कब रिजल्ट आए और पेट के लिए कब बुलाया जाएगा। ये सारी चीजें अभी आप सोच रहे हैं। मेरे दोस्त, मैं आपसे कहूंगा, आप पुराना आंकड़ा अगर लेकर चलोगे कि 2019 में वैकेंसीज आई, चंडीगढ़ की 70 पे हाईएस्ट कट ऑफ लगी थी, ये है वो है, तो ये सब चीज भूल जाओ मेरे भाई। मैं आपको बताऊंगा एक सही चीज, ठीक है? देखिए, पिछली कट ऑफ कितने पे गई थी और इस बार, दोनों में बहुत अंतर है। क्योंकि पिछली बार का एग्जाम को छोड़ो और इस बार का मैं देखूं, तो इस बार जो 2024 वाली परीक्षा थी उसमें ग्रुप डी की परीक्षा जो हुई थी उसमें बहुत टफ एग्जाम आया था, यानी कि आपकी हार्ड शिफ्ट थी। तो वहां पर नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिलेंगे, और यहां तक कि जब हार्ड शिफ्ट थी तो ज्यादा स्कोर बच्चा नहीं कर पाया। तो आपके मन में 1 करोड़ उम्मीदवार वाला जो भ्रम है उसको निकालकर रणनीति पर अपना समय देना है। देखो, 10 फरवरी को हमारा एग्जाम खत्म हुआ था और 17 फरवरी को आंसर की आ चुकी थी, यानी लाखों छात्र लगातार वेबसाइट ही चेक कर रहे हैं, कंफ्यूजन में है। क्योंकि रेलवे की यह नई लड़ाई सिर्फ एग्जाम हॉल में नहीं, बल्कि धैर्य, मेहनत और सही रणनीति से जीती जाती है। केवल रिजल्ट का इंतजार करने से समय बर्बाद होगा और कुछ नहीं हो सकता मेरे। अनुमानित टाइमलाइन मैं आपको समझा देता हूं। आपकी रेलवे की जो यात्रा है उसके अगले स्टेशन तक कब पहुंचोगे, कैसे पहुंचोगे। देखो, 10 फरवरी को आपकी परीक्षा समाप्त हुई, 17 तारीख को इन्होंने आंसर की रिलीज कर दी। 1 करोड़ से अधिक डाटा को अगर मैं प्रोसेस करने में लगभग इनको 2 महीने समथिंग लगेंगे, ठीक है? फरवरी की परीक्षा अगर 2 महीने भी लगते हैं, क्योंकि मैंने पिछला भी डाटा दिखाया था कि एलपी में कितना समय लिया था, एनटीपीसी में कितना, टेक्नीशियन में, तो सब में लगभग लगभग हाईएस्ट समय देखा गया ग्रुप डी का वो आपका 85-87 डेज, यानी कि मैं 90 डेज अगर मैं मान के चलूं, है ना, हाईएस्ट समय लगा था पिछली बार का। बाकी और सभी परीक्षाओं में देखो तो वही आपका 60 से 70 दिन लगते हैं, ठीक है? तो यहां पर भी हम अगर अनुमानित कहें कि अगर 2 महीने भी अगर ये लगते हैं, 2 महीने, तो आपका 20 अप्रैल के बाद लगभग लगभग हम मान सकते हैं, क्योंकि इस बार क्या थे, इस बार बाकी परीक्षाओं से कम फॉर्म भरे गए थे। और दूसरी बात यह भी थी कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट की बात करें तो बहुत कम एग्जाम देने गए थे, तो 20 अप्रैल तक हम कह सकते हैं कि अनुमानित रिजल्ट आ सकता है। और 5 मई के समथिंग आपका पीटी शुरू हो जाएगा, और रिजल्ट के बाद तैयारी में केवल 15 दिन का समय ही मिलेगा। जी हाँ, जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होगा 15 से 20 दिन के अंदर आपका पीटी करा दिया जाएगा। यानी जिन बच्चों को लग रहा है कि मेरा मार्क्स उतना है या मेरा एवरेज इतना आ रहा है कि मैं सिलेक्शन ले पाऊंगा, तो भाई फिजिकल के लिए अभी से एक्टिविटी करना शुरू कर दो। क्योंकि 15 दिन का भ्रम अगर सोचोगे कि यार पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा, फिर 15 दिन में कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है? वही वाली बात होती है कि 2 दिन आप रनिंग करोगे, तीसरे दिन पैर में दर्द हो गया, आप 2 दिन पड़े हो घर पे, ठीक है, भयंकर दर्द हो रहा है, जकड़न हो गई, ठीक है, पैर में पता चला नस खिंच गई, तो भाई धीरे धीरे थोड़ा बहुत दौड़ना शुरू कर दो, ठीक है? अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये आपको लगता है कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो सकता है, तो नॉर्मली आप मॉर्निंग में जाके जैसे वॉक करते हो तो अपने निकलना शुरू कर दो,
ठीक है। हाँ सर, अब देखो आपके स्कोर और आपका रास्ता, देखो सेफ स्कोर से ऊपर रणनीति की बात करें तो आपका 100% फोकस अब पैट पे होना चाहिए, ट्रेनिंग पर लगाना है अपना। स्कोर की बात करें अगर बॉर्डर लाइन पे यानी एवरेज स्कोर वाले जो बच्चे हैं वो पीटी की हल्की तैयारी करते रहे, लेकिन साथ में अगले एग्जाम को, जैसे आपको पता है अभी एएलपी के फॉर्म भरे जा रहे हैं, एएलपी के बाद टेक्नीशियन आएगा, फिर आपका पैरामेडिकल एनटीपीसी आएगा, और फिर आपका ग्रुप डी आएगा, है ना। यानी लगातार 2026 की वैकेंसीज अब आपके सिर पर आने वाली है ना। तो अब इनको टारगेट करें। एसएससी में देख लो अभी सिलेक्शन पोस्ट आ रहा है, उसके बाद सीजीएल, फिर सीएचएसएल, फिर एमटीएस, वो भी आते रहेंगे। तो आप नेक्स्ट एग्जाम को टारगेट बिल्कुल करते रहो। आपका जनरल वाला बच्चा अगर 65 से, ध्यान रखना आपका स्कोर की बात करें, चेंजेस बहुत कम है। पिछले 2019 की पैटर्न को देख लो, वही सब पैटर्न 2024 वाली परीक्षा में दोहराया गया, 25 वाली में भी वही, तो पैटर्न में कोई ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जनरल वाले बच्चे अगर 65 से ऊपर अभी स्कोर था आपका तो फिजिकल के लिए तैयार रहें। ओबीसी वाले 60 से ऊपर, एससी एसटी 55 से ऊपर है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। अपने आप को सेफ मानकर अपना रणनीति, देखो कितने भी कट ऑफ लगेगी रिजल्ट में, नॉर्मलाइजेशन में के बाद क्या होता है वो हम नहीं कह सकते, बट हम इतना कहेंगे कि अपना छोटा मोटा एक्टिविटी करते रहें जिससे कि आपको वो कहीं आपको फिजिकली आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप मॉर्निंग में वॉक करने जा रहे हैं तो आपको, मुझे नहीं लगता उससे कोई दिक्कत होगी। ठीक है, तो अपना थोड़ा बहुत करते रहिए। एनटीपीसी अगले एग्जाम की भी तैयारी करते रहिए, टारगेट अपना बनाओ। नॉर्मलाइजेशन का जोखिम है, देखो भाई सिंपल सी बात है कि नॉर्मलाइजेशन में यही है कि अगर आपकी हार्ड शिफ्ट गई है तो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ने के चांस है। ठीक है, अगर आपकी शिफ्ट में आपके 5 बढ़ रहे हैं तो पड़ोसी के भी 5 बढ़ेंगे, क्योंकि भाई शिफ्ट वाइज होता है कि शिफ्ट अगर हार्ड है तो आपके भाई मार्क्स बढ़ने ही बढ़ने हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर एक बच्चा है जो 70 ही क्वेश्चन कर पा रहा है और एक है भाई 80 कर दिया। क्यों? क्योंकि इसकी शिफ्ट आसान थी, इसने 80 कर दी, इसकी हार्ड थी 70 कर दिए, तो इनको बराबर कैसे रखा जाएगा? तो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर तो है ही ना यहाँ पे। तो यदि आपका स्कोर मेरे भाई जनरल का 65 से कम है तो सिलेक्शन तभी संभव है अगर नॉर्मलाइजेशन में कम से कम 12 से 15 मार्क्स आपके बढ़े तब। भाई आपकी शिफ्ट हार्ड थी, आपने 65 किए, आपने 62 किए, नहीं 62 तो नहीं 65 किए, 67 किए, 68 किए, तो आपके नंबर अगर कम लग रहा है तो नॉर्मलाइजेशन ही एक ऐसी चीज है जहां से आपके मार्क्स बढ़कर आपके चांस है सिलेक्शन के। ठीक है भैया, एक बहुत बड़ी उम्मीद है जिस पर आपका भविष्य टिका हुआ है। ठीक है, तो समझदारी आपको दिखानी मेरे भाई, सच्चाई को स्वीकार करना है और अगले स्कोर के लिए इंतजार मत करो। देखो रिजल्ट जब आता होगा आएगा, टारगेट नेक्स्ट एग्जाम को करो। अगर आपके पास 10वीं आप कर चुके हो तो एएलपी भरो भाई, अभी एनटीपीसी आ रहा है उसकी तैयारी करो। 10वीं वाले सिलेक्शन पोस्ट का वैकेंसी अभी इसी मार्च में आएगी एसएससी की, उसको भरो, उसमें 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन सब होता है, तो लगे रहो। ठीक है, आपका भाई तैयारी करा रहा है, कराता रहेगा, टेंशन नहीं लेना है। अब क्या करना है, डेली कम से कम 1 किलोमीटर आप चलो। ठीक है, कम से कम डेली 1 किलोमीटर चलो, और टाइमिंग बिल्कुल ध्यान, टाइमिंग मत सोचो, बस अपना चलते रहो चलते रहो। ठीक है, अभी स्कोर मत निकालो, जब आपका आ जाएगा रिजल्ट वगैरह उसके बाद अपना स्पीड निकालना शुरू करना। अभी बस मॉर्निंग वॉक के लिए जाओ और अपना बढ़िया करो, दूरी बढ़ाओ, स्पीड नहीं। ठीक है, आपका मतलब जैसे थकान होती है ना, सांस बहुत ज्यादा आती है, तो वो सब चीजें से बैलेंस हो जाएंगी। 4 से 5 किलोमीटर तक चलें, इससे शरीर का जो स्टेमिना है वो बना रहेगा और पैर का दर्द खत्म होगा। ठीक है, और दिन में अगर 6 बार, मैं बात कहूँ कि जब स्टेमिना बन जाए तब अपनी स्पीड बढ़ाएं भैया, उससे पहले अपना मत सोचो उसके लिए। बाकी कम मार्क्स वाले उनके लिए कड़वा सच है भाई, अगर आप वहीं रुके रहोगे तो आपको लाइफ में आगे बढ़ना है दोस्त। तो केवल पीईटी के भरोसे मत बैठो, क्योंकि अगर आपका नंबर नहीं आया इसमें तो क्या करोगे? तो अगले एग्जाम को टारगेट करो, जो भी आपका नेक्स्ट एग्जाम है, आपको जो सही लगता है आपके हिसाब से आप मुझे अपना सजेस्ट कर सकते हो। यदि आप कट ऑफ से आपके मार्क्स कम है, 3 से 4 नंबर कम आ रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, तो आप फाइनल मेरिट से बाहर हो सकते हैं। तो केवल पीईटी करना नौकरी की गारंटी नहीं होती। यदि आप बॉर्डर लाइन पर हो तो पीईटी के साथ साथ नेक्स्ट एग्जाम को टारगेट करो, जैसे ग्रुप डी एनटीपीसी अभी वाला। अभी ग्रुप डी के फॉर्म भरना खत्म हुए ना, भरे गए हैं, तो आपने भरा होगा, आपकी पुरानी गलतियों से सीख ले लो कि गलतियां क्या थी, आपने किस प्रकार क्या ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था, टॉपिक वाइज ध्यान दिया है नहीं, ठीक है, मिक्स पर ध्यान दिया है नहीं, वो सब चीजें। तो अंतिम निष्कर्ष यही निकलता है कि आपका अगला कदम क्या है ना। तो रिजल्ट 20 अप्रैल के बाद ही आएगा, तो आपके पास सोचने का समय, ठीक है, नहीं है कि आप मैं उसका वेट करूं। अगर चांस आपको मिलता है तो मेरे भाई 1 किलोमीटर की रनिंग कोई बड़ी बात नहीं है, करते रहो। बाकी टारगेट नेक्स्ट एग्जाम को करो, वही मैथ, यही जो मैथ है और यही रीजनिंग, यही साइंस, यही जीएस, ये बाकी एग्जाम में भी काम आएंगे, कुछ अलग नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग। आपका सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट ही रीजनिंग होता है, ये आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र है मेरे भाई, 30 नंबर। और इस 30 में 30 की गारंटी मैं हमेशा लेता हूं, और मैंने पिछला बैच भी आपको कराया था।
है ना। तो मैं मेहनत में कभी कमी नहीं की मेरे भाई। ये 40 दिन 40 मैराथन कराया, एक एक चैप्टर को यानी वन शॉट के माध्यम से कराया, जिससे आपको कभी कोई दिक्कत ना आए, है ना। मैंने आपको अपनी बुक पूरी फ्री में दी, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर पाए। ये मेरे चैनल पे यहाँ पर पिन है, ठीक है, यहाँ से टेलीग्राम पे जाकर सबसे ऊपर पिन कर रखा है। ये आपकी सारे प्रीवियस 2016 से लेकर आज तक के जितने प्रीवियस पेपर है सब कराए। आपका मैराथन ली मैंने, जिसमें मैराथन के माध्यम से 190 लेक्चर का पूरा ये बैच कराया मैंने, ठीक है। ये आपकी 30 दिन 30 मैराथन कराई मैंने, वन आपका टॉपिक वाइज पूरा बैच। यानी मैंने किसी भी प्रकार अगर कहूँ तो मैंने मेहनत में कमी नहीं की, है ना। आज तक रेलवे में मैं बेहतर तरीके से काम करता आया हूँ, और कोशिश यही है कि मैं आपके लिए करता रहूँ। जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आप लोगों का स्कोर कितना आ रहा है, आपने किस जोन से फॉर्म भरा और किस कैटेगरी में आप आते हो, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।